हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। आज हम बात करने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा टूल जिसको हम बोलते हैं पाइवट टेबल। पाइवट यहाँ पे मतलब है कि हम किसी एक कनेक्टिविटी को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, एक कनेक्शन तैयार कर रहे हैं जिससे कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक और सुलझे हुए तरीके से हमारे पास दिख सके। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स डेटा को समराइज्ड फॉर्मेट में हमारे सामने डिस्प्ले। अब ऐसा करने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो कम्प्लेक्स डेटा होना चाहिए। तो इस कम्प्लेक्स डेटा को बिल्डअप करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स के नेम रख रहा हूँ, उनके कोर्स को मेंशन कर रहा हूँ, प्लस साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया सीरीज़ को ताकि मैं एंट्री कर सकूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल हाईलाइट किया। तो मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के नेम पहले से ही रख देता हूँ इस टाइप से। उनके कुछ कोर्सेज हाईलाइट कर रहा हूँ लाइक बीए, बीबीए और बीसीए, ये अलग अलग कोर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो गए। और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ भी मैं एक सीरीज़ ही फिल कर रहा हूँ सिंपल, और उसके बाद मैंने इन सब का टोटल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक डेटा है जिसको कुछ हद तक हम कह सकते हैं थोड़े से लेवल पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स है। अब कम्प्लेक्स किस टाइप से, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कोर्सेज के अकॉर्डिंग जंबल ऑर्डर में आ रहे हैं। मतलब एक सीक्वेंस नहीं है, पहले बीए का स्टूडेंट है, फिर बीबीए का, फिर बीसीए का, फिर अगेन वही सेम प्रोसीजर मेरे पास आगे तक चल रहा है। अब अगर मैं इसमें से देखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ बीए वाले स्टूडेंट देखने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट कुछ सेशन पहले मैंने आपको फ़िल्टर यूज़ करके दिखाया था कि फ़िल्टर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ और फ़िल्टर के साथ मैं देखता हूँ बीए को, तो सिर्फ मुझे बीए वाले स्टूडेंट इजीली ऑर्गेनाइज करके दे देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ दो अलग अलग कोर्सेज उनको सेपरेटली कैटेगराइज करूँ, तो वो काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिस ऑर्डर में वो अरेंज हो रखे हैं उस ऑर्डर के अंदर सीक्वेंशियल फॉर्मेट निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्पेशली फ़िल्टर्स के साथ। तो ये आपने देखा होगा फ़िल्टर में भी सेम ये सिचुएशन बस आई रही थी लास्ट सेशन में जैसे हमने देखा था। अगर इनकेस आपने वो सेशन नहीं देखा हुआ तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, मैं आई बटन में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए दो तरीके हैं। इधर मैं क्या करूँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फीचर था हमारे पास सॉर्ट करने का, तो मैं होम टैब में जाता हूँ और उसको सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ ताकि सारे कोर्सेज एक साथ और ऑर्गेनाइज हो सकें। और अब इसके बाद मैं बीए और बीसीए को पिक कर सकता हूँ। अब मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि ये बीए वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और ये बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। लेकिन स्टिल अब अगर इसमें कुछ नई एंट्रीज आती हैं, कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तो फिर से मुझे उसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, फिर से मुझे उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, और जो कि हैक्टिक हो सकता है। और स्पेशली तब जब हमारे पास चेक करने के क्राइटेरियाज एक से ज़्यादा हैं। तो लेट से हमारे पास क्राइटेरियाज जो हैं वो सिर्फ कोर्स नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन है, तो वहाँ पे फ़िल्टर्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या फ़िल्टर्स और असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मैं उसको सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाऊँगा। तो अब इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करने के लिए मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा पाइवट टेबल के साथ। अब पाइवट टेबल हमें कहाँ मिलेगा, पाइवट टेबल मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल्स नाम के ग्रुप के अंदर। जो सबसे पहला ग्रुप आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर आ रहा है पाइवट टेबल। अब मैं यहाँ पे पाइवट टेबल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेक श्योर कि आपका जो कर्सर है वो टेबल के अंदर ही हो। तो जैसे ही वो टेबल के अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके एंटायर डेटा के आसपास एक डॉटेड लाइन जनरेट कर देगा। दैट मीन्स उसने क्या करा, उसको सेलेक्ट कर लिया जो भी आपने डेटा पिक किया था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जितना डेटा था एंटायर डेटा वो उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और इस सिलेक्शन रेंज का नाम या उसकी वैल्यूज़ जो है, एरिया जो है, वो उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है सेलेक्टेड टेबल और रेंज के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो सेलेक्ट किया था या डेटा जो पिक हो रखा है वो आपकी चॉइस का नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप इसी
एरिया पे कर्सर रखोगे जहाँ पे आपको टेबल रेंज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आप सिलेक्शन अपनी चॉइस से कर सकते हो, मतलब माउस से आप क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे और सेलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज जो आपका कंप्लीट एरिया आ रहा है आप उसी को रहने दोगे, जो कि आपके पास पूरा कंप्लीट आपके डेटा के साथ मैच करता हुआ दिखा रहा है। अब इसके बाद हमारे पास इसी डायलॉग बॉक्स में एक और फीचर आ रहा है कि हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं एज अ पाइवट टेबल। तो या तो मैं इसको एक नई वर्कशीट बनाऊंगा और उस वर्कशीट के अंदर ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स शीट 1 मेरे पास ऑलरेडी है जिसके अंदर डेटा आ रहा है, अब वो नई शीट बनाएगा शीट 2 और उसके अंदर आपके डेटा को इंसर्ट कर देगा। या फिर आपके पास एक और चॉइस है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसमें आप सिर्फ लोकेशन चूज कर लो। लाइक मैं इसी शीट 1 में पाइवट दिखाना चाहता हूँ तो मैं उसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर चूज करता हूँ, लोकेशन दे देता हूँ क्लिक करके। तो जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ J1 के ऊपर, वहाँ J1 से वो पाइवट टेबल को बनाना शुरू करेगा। लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल करने के लिए, ताकि डेटा कहाँ है और पाइवट टेबल कहाँ है इसमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नई वर्कशीट ले रहा हूँ और इस नई वर्कशीट में इसको ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, ओके करते ही एक नई वर्कशीट आपके पास ऐड हो जाएगी शीट 2 के नाम से। जहाँ शीट 1 में आपके पास डेटा था, शीट 2 के अंदर आपके पास पाइवट टेबल बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब चाहो तो आप इस शीट को कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आप ड्रैग करके आप शीट 1 के बाद में लेके आ रहे हो और वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। अब इसमें हमारे पास कुछ नई चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास ऐड हो रही है, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी टूल्स। ये यूटिलिटी टूल्स क्या होते हैं हमारे पास, जब भी कोई ऐसा कोई स्पेशल फीचर हमारे पास ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसके स्पेशल टूल बार आपके पास ऐड हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी टूल्स। तो ये पाइवट टेबल टूल्स हैं जो पाइवट टेबल के एरिया के अंदर क्लिक करने पर ही दिखेंगे। आप इसके बाहर क्लिक कर दोगे तो ये टूल्स दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पाइवट टेबल को सपोर्ट करने के लिए, पाइवट टेबल में यूज़ करने के लिए ये दो टूल्स हैं यूटिलिटी टूल्स, जिसके अंदर दो टूल है हमारे पास, एक है एनालाइज और एक है डिज़ाइन। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर यूटिलिटी टूल्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, एनालाइज एंड डिज़ाइन। इसके अलावा हमारे पास एक साइड में एक पोर्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टास्क पेन। ये कहलाती है हमारे पास टास्क पेन। और इस टास्क पेन के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो इसको भी इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब 5 कैटेगरीज कौन सी है, एक तो आपके पास जितना भी आपका, जितनी भी फील्ड्स आपने वहाँ दी थी अपनी ओरिजिनल टेबल के अंदर, डेटा के अंदर, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि नेम, कोर्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, 3, 4 एंड टोटल। ठीक है, तो वो सारी फील्ड्स आपके पास दिखेंगी। इन फील्ड्स के अलावा आपके पास यहाँ पे एक पोर्शन आ रहा है जिसमें आ रहा है फिल्टर, एक पोर्शन आ रहा है जिसमें आ रहा है रोज, एक है कॉलम्स और एक में है वैल्यूज जिसके साथ सिग्मा का साइन आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होने वाली है। तो फिल्टर्स को हम बोलते हैं रिपोर्ट फिल्टर, ताकि नाम से आइडेंटिफाई कर सके कि ये पूरी रिपोर्ट का फिल्टर करेगा। जो भी आप पाइवट में रिपोर्ट बनाने वाले हो, उस पूरी रिपोर्ट में किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है वो फिल्टर आप कर सकते हो। तो जो फील्ड ऐसा काम करेगी वो फील्ड हम इस रिपोर्ट फिल्टर के अंदर डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है रोज, इसको हम कॉल करते हैं रोज लेबल। दैट मीन्स जितनी भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी रोज के अंदर, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जितनी भी एंट्रीज आने वाली हैं जिनको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखना चाहता हूँ, उन सारे फील्ड्स को मैं यहाँ रोज लेबल के अंदर डाल दूंगा। सेम ऐसे आता है हमारे पास एक कॉलम लेबल्स। तो अगेन जैसे रोज लेबल था ऐसे ही कॉलम्स लेबल है। तो दैट मीन्स जो भी हमारे पास एंट्रीज कॉलम्स में आ रही होंगी, इस टाइप के कॉलम्स के अंदर, उन कॉलम को लेबल देने के लिए जो भी एंट्रीज हमारे पास आएंगी वो यहाँ पे अरेंज की जा सकती हैं। और उसके बाद आ रहा है वैल्यूज, जिसके साथ कैलकुलेशन का साइन आ रहा है हमारे पास या सिग्मा का साइन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज। मतलब वो वैल्यूज जो कैलकुलेट होकर हमारे पास डिस्प्ले होने वाली हैं वो सब आएंगी इस पोर्शन के अंदर। अभी आएंगी कैसे, इसके लिए दो तरीके हैं। हर एक फील्ड के सामने आपके पास आ रहा है टिक मार्क का साइन। इधर आप इसको टिक मार्क करोगे तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने आप प्लेस हो जाएगी। लाइक आपने कोर्स चूज़ किया तो कोर्स अपने आप अरेंज हो गया, या आपने सब्जेक्ट चूज़ किया या आपने सब्जेक्ट 2, कोई भी आप वैल्यू आप चूज़ करोगे तो उसको अरेंज करने के लिए वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑर्गेनाइज कर देगा। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ड्रैग करके लेके जाओगे। लाइक मैं नेम नाम की फील्ड को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसको रोज के अंदर,
तो वो सारी रोज के अंदर नेम्स अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं फिल्टर पे ले जाऊंगा, रिपोर्ट फिल्टर पे, तो वो सब कुछ ले जाएगा रिपोर्ट फिल्टर पे और पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करवाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं वापस उसको ऊपर फील्ड्स एरिया में ड्रॉप कर दूंगा तो वहां से वो लिस्ट हट जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जिस सीक्वेंस में मेरे पास ये फील्ड्स आ रही है मैं उसी सीक्वेंस में इनको टिक मार्क कर रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं कि ये सारी सीक्वेंस में अगर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसने डिफरेंस क्या ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे हमारे पास, कि जैसे ही मैं सबको टिक मार्क करना शुरू करता हूँ तो वो टिक मार्क करते ही वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास उसी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाती है जैसे मैं इसको रखना चाहता था, ठीक है। लाइक मैंने चूज करा पहले नेम, फिर कोर्स, उसके बाद सब्जेक्ट 1 2 3 एंड 4। मैं अभी टोटल को पिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले आया था नेम, तो रोज की हेडिंग में नेम ऑर्गेनाइज हो गया है क्योंकि नेम का बॉक्स टॉप में दिखा रहा है। उसके बाद आया कोर्स, तो उसने कोर्स को नेम के बाद ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, दैट मीन्स ऐसी वैल्यूज जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसने ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को उठाया और कैलकुलेटेड वैल्यूज के एरिया में रख दिया। और उन सबके साथ उसने एक फॉर्मूला भी लगा दिया, दैट इज सम, क्योंकि ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है सम का। इसके अलावा आप दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्मूला बदल सकते हो इसके अंदर। तो अब यहाँ पे ये उसने ऑर्गेनाइज कर दिया उन वैल्यूज को जिनको कैलकुलेट कर सकता था। अब कैलकुलेटेड वैल्यूज इन कॉलम्स में अरेंज हो रही हैं, इसीलिए उसने क्या करा, कॉलम की हेडिंग्स जो थी वो उसने उसी नाम से दी जिस नाम से वो कैलकुलेशन कर रहा है। लाइक सम ऑफ सब्जेक्ट 1, तो उसने कैलकुलेटेड वैल्यूज में उसने दिखाया कि कैलकुलेटेड वैल्यूज वाले ही लेबल उसने टॉप में ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, लाइक सम ऑफ सब्जेक्ट 1, सम ऑफ सब्जेक्ट 2, सम ऑफ सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरे पास सिस्टमैटिक आउटपुट नहीं हो पाया ये, क्योंकि पहले नेम्स आ रहे हैं और उसके बाद कोर्सेज आ रहे हैं और हर एक नेम के बाद उसका कोर्स डिनोट हो रहा है। कुछ हद तक मैं अगर इसको रिलेट करूं कि ये पहले जैसे ही आउटपुट में, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेसी हो गया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी नेम को हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही नेम को हटाया तो उसके पास रोज में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ कोर्स। तो उसने हाईलाइट किया कि ये कोर्स के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स। लेकिन अब मैंने कोर्स के बाद जैसे ही नेम को ऑन किया तो नेम कोर्स के नीचे ऑर्गेनाइज हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ टेबल के अंदर, यहाँ भी बहुत सिस्टमैटिक आउटपुट हो गया कि जिस कोर्स से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ ऑर्गेनाइज हो गए। लाइक बीए वाले सब एक साथ आ गए, बीबीए वाले सब एक साथ आ गए, और इसी टाइप से ये हमारे पास ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं। इवन अगर मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ तो विजुअली थोड़ा अपीलिंग है मेरे लिए, थोड़ा कन्वीनियंट है इसको कैटेगराइज करके देखना कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में आ रहा है। इवन अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो और कन्वीनियंट है, प्रिंट में भी देख के समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये किस टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है, लाइक बीए के स्टूडेंट्स, बीबीए के और बीसीए के। तो बहुत सिस्टमैटिक आउटपुट हमारे पास जनरेट हो गया है यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करूंगा जैसा मुझे उसका आउटपुट चाहिए। सपोज मुझे नेम्स नहीं चाहिए तो मैं उनको हटा भी सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ बीए वालों का टोटल दिखाए कि सारे स्टूडेंट्स का मिला के सब्जेक्ट 1 में क्या स्कोर है, या बीबीए वालों का सारे सब्जेक्ट से मिला के क्या स्कोर है। अब आप इसको किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, लाइक आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हैं और आप चाहते हो कि वो देखना कि टोटल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो भी आप कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके देख सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट क्या है कि लाइक ये क्या नई एंट्रीज को भी अपडेट करेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई एंट्री कर रहा हूँ, एक संजय नाम से, जिसको कोर्स नेम दे रहा हूँ बीए, और उसको कुछ मार्क्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि यहाँ टोटल आ सके। तो मुझे देखना है कि ये संजय नाम की एंट्री बीए की कैटेगरी में अपडेट हो रखी है या नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल में आके देखता हूँ तो बीए की एंट्री में संजय नाम होना चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ नहीं दिखा रहा। दैट मीन्स अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रखा। और इसी अपडेट के लिए हमारे यूटिलिटी टूल्स में एक पर्टिकुलर फीचर है, दैट इज एनालाइज। मैं इस एनालाइज में जाऊँगा, अगेन टेबल पे क्लिक करूँगा पहले, तभी वो बटन मेरे पास दिखेगा। मैं उस एनालाइज में जाता हूँ और एनालाइज में डेटा के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश, या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो ऑल्ट के साथ F5। जैसे ही आप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो नई एंट्री हमारे पास हो रखी होगी, जो भी टेबल के अंदर अपडेट हो रखा होगा, वो हमारे पास यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो भी एंट्रीज यहाँ पे करता जाऊँगा वो सब मेरे पास अपडेट होती रहेंगी उसी फॉर्मेट के अंदर, जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मेरे रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं। तो रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल, इस टाइप के मेरे पास चॉइसेस हैं
जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। अगेन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरी जो ओरिजिनल टेबल है, मैं चाहता हूँ इस टेबल के अंदर एक नई फील्ड ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करी जिसमें मैंने एजुकेशन मोड भी ऐड कर दिया। ठीक है, मोड ऑफ एजुकेशन मैं इसमें पास कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट दो टाइप के मोड ऑफ एजुकेशन में डील कर रहे हैं, एक पार्ट टाइम या एक फुल टाइम। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया डेटा को और अप्लाई कर दिया। दैट मीन्स अब ये एक नई कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई है जो मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए नई शीट के अंदर। तो अगेन पहले मुझे वो फील्ड नहीं दिख रही है, लेकिन मैं जैसे ही जाऊँगा एनालाइज में, रिफ्रेश करूँगा तो वो मोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसके एंट्रीज को ही सेम इसी टाइप से यहाँ पे पिक करता हूँ कि ये एंट्री मेरे पास अपडेट होनी चाहिए। तो मैंने चूज करा मोड ऑफ एजुकेशन, ऑन किया तो वो मोड ऑफ एजुकेशन कहाँ आ रहा है, पहले कोर्स फिर नेम और उसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन। अगेन मैसी हो गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोड ऑफ एजुकेशन को कोर्स से पहले रख देता हूँ। तो मैं ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया उसने। फुल टाइम वाले ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और पार्ट टाइम वाले मेरे पास ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं हमारे पास इसको अपडेट करने के लिए, या तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तब वो अपडेट कर रहा है टेबल को, या फिर मेरे पास एक और चॉइस है चेंज डेटा सोर्स। मैं डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि एग्जैक्टली कितना डेटा सोर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जितना डेटा सोर्स पिक करूंगा वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होने वाला है वहाँ पे, और उसी डेटा के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना शुरू कर देगा। तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टमैटिक आउटपुट बिल्डअप हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा मेसी है कि फुल टाइम वाले BA, BB और BCA दिख रहे हैं पहले, फिर यहाँ पे नीचे पार्ट टाइम वाले दिख रहे हैं BA, BB और BCA। तो मैं चाहता हूँ ये फुल टाइम और पार्ट टाइम वाली जो चॉइस है, मीन्स मोड ऑफ एजुकेशन, ये पूरी टेबल को या पूरी रिपोर्ट को चेंज करने में हेल्प करे। तो ऐसा करने के लिए हम रिपोर्ट फिल्टर नाम के ऑप्शन को चूज करते हैं। रिपोर्ट फिल्टर हमारे को कहाँ मिल रहा था, टास्क पेन में, यहाँ टॉप में। तो इस पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए मैंने चूज करा मोड ऑफ एजुकेशन, यहाँ से ड्रैग करके मैंने फिल्टर्स में रख दिया, फिल्टर्स में ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे तीनों कोर्सेज इसी टाइप से अरेंज हो रहे हैं। ये BA के स्टूडेंट्स हैं, ये BBA के हैं, और नीचे BCA के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसमें से मुझे फिल्टर किसको करना है, मुझे सिर्फ पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स देखने हैं। तो मैंने चूज करा पार्ट टाइम और ओके कर दिया। तो अब पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स को ही हाईलाइट करके दिखाएगी। उसके अलावा बाकी सारी लिस्ट जो है, बाकी सारे फीचर्स जो हैं उसने हाइड कर दी है। सेम ऐसे ही अगर मैं वापस चूज करता हूँ और मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ फुल टाइम वाले स्टूडेंट, तो फुल टाइम वालों को अलग से ऑर्गेनाइज करके मेरे सामने दिखा रहा है। इवन इनके साथ मेरे को एक और फीचर मिलेगा, मिनिमाइज बटन्स। मैं इन मिनिमाइज करने से क्या चेंज करूँगा कि लाइक BA का टोटल स्कोर मुझे दिखा रहा है फुल टाइम वाले स्टूडेंट्स का। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा इस प्लस साइन पे क्लिक करके, तो ऑटोमेटिकली हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ नया अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, जो नॉर्मली फिल्टर्स नहीं कर पाते हैं, या इसको अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ और टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये काम मेरे लिए यहाँ पे पाइवट के अंदर बहुत आसान हो जाएगा। या मुझे सारे रिकॉर्ड्स वैसे ही देखने हैं तो मैं वापस से ऑल करूँगा और ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। इवन इनके साथ साथ अगर मैं इनके बीच में भी फिल्टर करना चाहता हूँ कि लाइक मुझे सारे स्टूडेंट्स नहीं देखने, कुछ पर्टिकुलर देखने हैं, तो मैं रो लेवल पे अगर कर्सर रख के फिल्टर को ऑन करता हूँ तो मुझे सिर्फ कोर्सेज दिखा रहा है, क्योंकि इसके नीचे कोर्सेज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अगर मैं कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी मुझे ऐसे ही कोर्सेज हाईलाइट करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने नेम्स पे क्लिक किया और उसके बाद फिल्टर पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे मुझे नेम्स ऑर्गेनाइज करके दे देगा। दैट मीन्स अब मैं फिल्टर किस में से कर सकता हूँ, नेम्स के अंदर से। तो ये अलग अलग तरीके के फिल्टर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ। इवन मैं किसी एक एरिया पे कर्सर रखता हूँ और उसके बाद मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सॉर्टिंग के फीचर्स भी मिल जाएंगे। मीन्स मैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं होम टैब में जा रहा हूँ, सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब उसने क्या करा, सारे नेम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए, BBA के भी और आगे BCA के भी। तो इस टाइप से ये सिस्टमैटिक वे से मेरे पास अरेंज हो रहे हैं। जैसा भी मैं उसको सॉर्ट करना चाहूँगा, किसी एक फील्ड पे क्लिक करके करूँगा और वैसे ही बाकी सारी फील्ड्स को अपडेट कर देगा। अब जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं, अभी ये इनका सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ सम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि मुझे सम के अलावा कुछ और भी करना हो, कोई और कैलकुलेशन भी करनी हो, तो हर एक फील्ड के चेंजेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस है, जहाँ सम ऑफ सब्जेक्ट 1 आ रहा है उसके साथ एक डाउन एरो आ रहा है,
मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। मैं इस वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाता हूँ और सम ऑफ सब्जेक्ट वन ना यूज़ करके मैं चूज़ कर रहा हूँ काउंट या एवरेज या मैक्सिमम मिनिमम। तो इस टाइप के स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज जितने भी हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन पर पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के अलग अलग चॉइसेस हैं मेरे पास जो मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे फॉर्मूला में चेंज करना है, लाइक मैंने सब्जेक्ट वन में चूज़ करा कि उसमें सम ना दिखाए, उनकी काउंटिंग दिखाए बस। तो वो काउंट करके दिखा रहा है कि अजय की एक एंट्री है, दीपक की एक एंट्री है, गौरव की एक एंट्री है, और इसी टाइप से ये एंट्रीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला अपडेट करना चाहता हूँ अगेन, तो मैं वैल्यू में जाऊँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर, और वापस से चेंज कर दूंगा सम, तो वापस से सम दिखाने लगेगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए या अलग अलग फॉर्मेट्स हो गए जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी चॉइस की पाइवट टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को अपनी चॉइस से अरेंज कर सकते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने डेटा ऑर्गेनाइज किया और गलती से आपने फील्ड्स ऑफ कर दी, टास्क पेन को ऑफ कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में टास्क पेन आपको कहाँ से विजिबल होगा? वापस आप एनालाइज पे जब जाते हैं यूटिलिटी टूल्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको फीचर मिलेगा फील्ड लिस्ट। आप जैसे ही इस फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो वापस से वही सारी फील्ड्स आपको दिखने लग जाएंगी। मींस वही आपका टास्क पेन जिसके अंदर ये चारों फीचर आ रहे थे वो सब आपके पास वापस से विजिबल हो जाएंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी ऐसा होता है कि आपने गलती से उसको बंद कर दिया है, तो आप उसको वापस ऑन कर सकते हो एनालाइज टैब में जाके फील्ड लिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पाइवट टेबल बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसको आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने ज़्यादा अपने डेटा के साथ इसको मॉड्यूलेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इन केस अगर आपको इससे रिलेटेड स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस बना के दूं, ताकि आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि पाइवट टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है, तो ऑब्वियसली इसमें डाउट्स भी आएंगे और क्वेरीज भी होंगी। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।